लिख रहे हैं आप लोग? अरे लिख रहे हैं, लिख लिया? तो कौन चैप्टर आज होगा? वही चल रहा है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है अभी डीएनए के बारे में समझा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कल रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था ना, तो आप एक और उसको रिवाइज करो और हम लोग, मैं पहले समझाऊंगा आपको रेप्लिकेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लोगों ने कल पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में, और एक बार रेप्लिकेशन को हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा। जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। मैंने कहा था डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। तो मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ा दिया ना, पूरा रेप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। और इस अगर एमआरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक सेंट्रल डोग्मा, जहां पे हम लोगों को ये सब पढ़ना है। हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है एक बार, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो आप जल्दी से रेप्लिकेशन के बारे में बात करो, और मैं भी आपसे सुनूंगा भी, ठीक है, रेप्लिकेशन के बारे में, देखिए आपको पता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है रेप्लिकेशन वाले, हमारे रिवाइज करूंगा, मैं सुनाऊंगा, ठीक है। आपके पास 10 मिनट है, 5 मिनट है, 4 मिनट। और ये समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग आज फिजिक्स क्लास नहीं है क्या? लेट हो गए? अरे पता कैसे मैंने अभी तो एक बार रिवाइज करो, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या बातें करते हो? क्या बातें करते हो? और तो बच्चे काम नहीं
क्लास बताया था, वो एक बार रिवाइज कर लो और फिर मैं आपको सुनूंगा। अब याद करो बैठो। डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसलेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रिवर्स का मतलब होता है एमआरएनए से डीएनए बनता है, तब पहले बात ठीक है। बहुत पीछे है। तो आप लोग कुछ आंसर बताओ मुझे। सबसे पहले ये बताओ, मुझे बताओ, ये बताओ रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल साइकिल में कौन से फेज में होता है? रेप्लिकेशन होगा एस फेज में। एस फेज में, ठीक है। जिससे पूछे वही बताएगा। इसके बाद ये बताओ, चलो तुम बताओ, रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम कौन सा होता है? हाँ, डीएनए पॉलीमरेज। उससे पीछे आप बताओ, डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करवाता है स्ट्रैंड की? किस डायरेक्शन में बताओ? बताओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बताया था कल आपको। चलो पीछे आप लोग बताओ, चिंगू मिंगू बताओ, ये बताओ रेप्लिकेशन होता है तो उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है? रेप्लिकेशन फॉर्क कुछ बताया था मैंने आपको। यही बता दो, अनवाइंड स्ट्रैंड कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है? दोनों लोगों को बता दो। जो स्ट्रैंड को खोलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हेलिकेज कौन सा करता है? चलो और बताओ अच्छा स्ट्रैंड। ये बताओ ये देखो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनता है, कॉन्टिन्यूस, उसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? चलो पढ़ो बैठ के, कल बताया था हम लोगों को। चल तुम बताओ बेटा, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये बताओ, चलो तुम बताओ इधर वाला बड़ा वाले, ये बताओ बेटा डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। तुम बताओ छोटे प्राइमर होते हैं, आपने प्राइमर लगते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए लाइगेज। कौन सा करता है? डीएनए लाइगेज। अच्छा ये बताओ रेप्लिकेशन जो होता है, सबसे पीछे बताओ आप लोग, सबसे पीछे बताओ, ये बताओ रेप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है सेल में? रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? हाँ बताओ। नहीं डीएनए में तो होता है, ये होता कहाँ है सेल में?
सेल में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, वही तो होगा। चलो ये बताओ, इतने सारे बच्चों में बताओ बेटा, ये बताओ हिस्टोन प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड रिच होती है? हिस्टोन प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड रिच होती है? आर्जिनिन एंड लाइसिन बताया था। चलो ये बताओ मुझे, और बताओ तो क्या है? परसों का याद नहीं रहोगे? खाली ये बता दो कौन बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा बहुत? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स को कौन बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि उन्होंने क्या बताया था और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों किया था? कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी बता दो। अभी परसों पढ़ाया, परसों पढ़ लो, आपको भी समझ में आता। हाँ बताओ, जिसे बताओ बताओ। हाँ उन्होंने एस वाला लगाया था, एस स्ट्रेन वाला एक माउस को लगाया था, तो उसमें देखा था कि वो और जो आर स्ट्रेन था उसमें लगाया तो उसकी नहीं लगी। उन्होंने जो एस स्ट्रेन था उसको गर्म किया, हीट दी तो उसको लगाया तो उससे भी वो नहीं बना। बट आर स्ट्रेन और क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन को उन्होंने मिक्स करके लगाया तो उसमें ना वो मर गया। बट क्या कहते हैं उसमें क्या हो रहा था, जो पैथोजेनिक था वो हमारा जो आर स्ट्रेन था नॉन पैथोजेनिक उसमें वो कन्वर्ट कर दिया। हाँ सही, बहुत अच्छा था इसमें, सही पूरे में भैया बहुत अच्छे, ठीक। अच्छा ये बताओ इसके बाद एक दूसरा था, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो गया ना। इसके बाद दूसरा था वो ए तुम्हारा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, वो क्या था? और तुम बताओ, कोई तो बताओ, मुझे बता। तू आएगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। हर्शी एंड चेज ने एक सॉल्यूशन ग्रुप किया था ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वायरस लिया था बैक्टीरियोफेज, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया था? आप लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे इसका मतलब है? अगर पढ़ाई कर रहे होते तो जरूर आता था। उन्होंने डीएनए को किया था फास्फोरस से लेवल, पता है आपको? प्रोटीन किया था सल्फर से रेडियो एक्टिव, और सेल के अंदर देखा था कि क्या मिला है हमने, ठीक है। चलो इसके बाद ये बताओ, डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है बताओ? और फॉस्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। जिसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमारा एल्डिहाइड बॉन्ड है और हमारा एल्डिहाइड बॉन्ड है। तो बेटा ऐसी मैंने थोड़ी देखो वो होती है, वरना आपको दिल का लगना है। और मॉलिक्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग पढ़ते हो जब लोगों ने बच्चों, सब लोग पढ़ रहे हैं घर पे जाके? सर आपका वाला मुझे आता है, बट यहाँ पे मैं ठीक से पढ़ लेती हूँ, वरना तो मेरा पीछे चल रहा है। अच्छा घर पे कितने पढ़ते हो? सर पढ़ती हूँ। आप लोग बेटा घर पे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? और कम से कम मेरे हिसाब से पढ़ा करो 2-3 घंटे। अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नीट बेटा ऐसा नहीं होता कि आप लोग ना पढ़ोगे फिर भी काम हो जाएगा। नीट में आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग पढ़ाई करो मेहनत से, और अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कैसे आप लोग कर पाओगे? कहाँ से आ रहे भाई? क्या करने गए थे? चीज लेने। तो मैं हाँ आप लोगों से पूछ रहा था, चल बता तू बता, ये बता रेप्लिकेशन जो होता है उसमें डिसकंटिन्यूअस स्टेट को क्या बोलते हैं?
बताओ रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल साइकिल कौन से फेज में होता है? F3 कौन सा फेज है? चलो तुम बताओ डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल कौन से फेज में होता है? एस फेज में, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? हमेशा स्टेट बनाता है 5 to 3। चलो तुम बताओ जो लीडिंग स्टैंड होता है, लीडिंग स्टैंड वो किस डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3। तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ठीक है। चलो आप लोग पता है रेप्लिकेशन वाला पता है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉल्ट आप लोग मैंने क्या बताया था बेटा? पेपर बताना रेप्लिकेशन फॉल्ट क्या होती है? रेप्लिकेशन फॉल्ट बताया था, तो रेप्लिकेशन फॉल्ट बताना चाहिए। रेप्लिकेशन तो पता ही होगा क्या होता है। हाँ तो अच्छा ये बताओ अनवाइंड कौन सा एंजाइम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कौन सा एंजाइम करता है? तो दोनों स्टैंड को खोलने का काम हेलिकेज कौन सा करता है? और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन, ठीक है। और वो हमेशा वर्क कौन से डायरेक्शन में करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम है लेकिन मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। देखो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा अगर हम रेप्लिकेशन फॉल्ट की बात करें मैंने एक आता आप लोगों से अब ध्यान सुनो, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉल्ट का मतलब होता है कोई डीएनए है, यहां देखो ये डीएनए है, आपको बताया ये हम स्टैंड क्या कर देंगे? अनवाइंड कर देंगे। और अनवाइंड करेंगे तो एक का जो पोलैरिटी होगा क्या होगा? 5 to 3 और दूसरे क्या होगा? कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था ना सारी चीजें। अब देखो मैंने कहा है बेटा ये कौन सा एंजाइम कर रहा है? हेलिकेज। मैंने आपको कुछ एंजाइम के नाम बताए थे, जैसे एक होता है हेलिकेज जो क्या करता है? अनवाइंड स्टैंड, यानी कि दोनों स्टैंड को खोलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज जो क्या करता है? वो करता है यानी कि डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन। आपको ये तो पता ही है बेटा एक स्टैंड टेम्पलेट होता है, पैरेंटल होता है और दूसरा उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, बस बात खत्म। तो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा ये। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बेटा एक होता है टोपो आइसोमेरेज, ये पता है क्या करता है? ये हेलिकल फॉर्म में लाने में हेल्प करता है डीएनए की। और एक होता है डीएनए लाइगेज जो न्यू स्टैंड बनता है, कौन सा वाला? डिस्कॉन्टिन्यूअस वाला लैगिंग स्टैंड, उसमें जोड़ने का काम करता है। यानी कि लैगिंग स्टैंड को स्टैंड में जो प्राइमर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अब आप लोग ये बताओ मुझे क्यों बनता है लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड? देखो बच्चों यहाँ देखो, आप लोग बताओ ये ऐसा नहीं होता है कि पूरा डीएनए दोनों डीएनए स्टैंड अलग हो गए, पूरा नहीं होता है, ये एक प्रोसेस में होता है, चलता रहता है और होता रहता है। मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था ना, आज भी अभी थोड़ी दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो होता क्या है बेटा, देखो इधर से ऐसे अनवाइंड हो रहा है तो यहाँ से जो न्यू स्टैंड बन रहा है वो तो बन रहा है 5 to 3, तो ये तो बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस क्योंकि एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं ना, तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ क्या होता है इधर से 5 to 3 नहीं आ रहा है, इधर 3 to 5 आ रहा है, तो 5 to 3 ऐसे बन सकता है छोटे प्राइमर 5 to 3 5 to 3 5 to, मतलब जितना खुलता रहेगा उतने प्राइमर लगते रहेंगे। अगर मान लो बेटा दोनों स्टैंड एक साथ अलग अलग हो जाते तो ये भी कॉन्टिन्यूअस बन जाता और वो वाला कॉन्टिन्यूअस बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो कॉन्टिन्यूअस बना है ये वाला, ये है कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, सही है। और ये कौन सा है बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्टैंड। मैं बोल सकता हूं बेटा
कि यहाँ पे ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन, न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, इसको डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ देगा, ठीक है, और डीएनए लाइगेज द्वारा ये जुड़ जाएंगे। ये भी पूछ रहा था क्वेश्चन, अगर अच्छे बताओ, उसने पोलैरिटी चेंज कर दी, उसने टेम्परेचर स्टैंडिंग पोलैरिटी 5 to 3 ना इसकी 3 to 5 कर दी, तो इसका मतलब डिस्काउंट कौन सा जाएगा, ये वाला, और कॉन्टेस्ट कौन सा जाएगा, ये वाला। ये वाला बेटा कौन सा स्टैंड है, ये वाला टेम्परेट। इसको हम लोग पेरेंटल स्टैंड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेरेंटल स्टैंड बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलो टेम्परेट स्टैंड, क्योंकि इस स्टैंड को देख के ही इस स्टैंड की क्या बनती है, पोलैरिटी बनती है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो बच्चों ये देखो, आप लोग बहुत आराम करते हो, अगर यहाँ एडेनिन है मान लिया, तो बताओ इस वाले स्टैंड में क्या होगा, यहाँ पे थायमिन। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा, थायमिन, और यहाँ थायमिन है तो क्या होगा, एडेनिन। अब आप लोग बताओ दोनों डीएनए सेम नहीं हो गए, ऐसे ही तो होता है 100% एक्यूरेसी के साथ, और पूरा डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। ये तुम्हारा प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन, जहां डीएनए का अमाउंट डबल होता है। कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। और आपको पता होगा अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, समझ गए। तो ये था तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन, जो कल मैंने आपको पूरा 1 घंटे तक समझाया था, और उसके बाद मैंने इसकी वीडियो भी आपको दिखाई थी, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। तो मैंने कहा था एक बार ऐसा समझ लो आप लोग, देखो सुनो, ये डीएनए है, इसके पहले तो हमें दोनों स्टैंड अलग अलग करने हैं, तो ये स्टैंड अलग अलग होते रहते हैं और न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होता रहता है। दूसरा यहाँ पे अनबाइंड स्टैंड कौन करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद मैंने बताया कि जो सिंगल स्टैंड बचता है तो अनस्टेबल होता है उस टाइम पे, और अनस्टेबल होगा तो वहां एक प्रोटीन लग जाता है SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद मैंने कहा था एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज, जो क्या करता है, टेंशन रिलीज करता है और डीएनए को हेलिकल फॉर्म में लेके आता है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, स्टैंड को, जो लैगिंग स्टैंड है उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मेरे हिसाब से रेप्लिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे, यानी कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, पहले क्यों बनता है वो समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको ये प्रोसेस बहुत बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो जिससे आपको क्लियर रहे और अच्छे से। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों, डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब आपको पहले से ये पता हो कि डीएनए से एमआरएनए बनता क्यों है और इसकी क्या जरूरत है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझो, अगर यहां मैं आपको समझाऊं तो हम लोग समझ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है। बेटा यहां देखो, आप लोग पहले समझ लेते हैं क्यों होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या होता है वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है, और आपको पता होगा सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, ये डीएनए हो गया। अब आप लोग बताओ जीन्स किसके पास है, डीएनए के पास। जीन्स क्या है बेटा, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस ही तो है डीएनए, और कुछ सुनना है, यानी कि डीएनए के पास क्या है, सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का। और आप लोग बताओ बच्चों, अब आप लोग बताओ राइबोसोम कहां पे है, यहां पे साइटोप्लाज्म में। कहां है, साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम। अब आप लोग समझदार हो, और आपको पता है एक चीज और होती है, अमीनो एसिड। मैं इतनी चीजें क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यही जरूरी होती है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो वही चीज लिख रहा हूं पहले। तो ये क्या है, अमीनो एसिड। आपको बताइए कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के, ठीक है। और ये होते हैं 20 टाइप के। ध्यान समझ लेना एक बार में, फिर समझ में आ जाएगा क्या चलता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन तो इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरी सेल में जाना था डीएनए को, यहां उसको काम नहीं था। किस लिए हुआ था, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा था और दूसरी सेल में जाना था डीएनए को, इसलिए हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो समझो। देखो ये डीएनए है, डीएनए पे आपको पता है नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो अमीनो एसिड होते हैं, ये देखो अमीनो एसिड, इनके लिए अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडोन होता है। क्या होता है, और कोडोन पता क्या होता है,
तीन नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। क्या बोला मैंने? कोडोन क्या होता है? तीन नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस। और बेटा इस कोडोन से क्या कोड होगा? अमीनो एसिड। अब तुम्हारा जैसा सीक्वेंस होगा वैसा ही चेन में कौन लगेगा? अमीनो एसिड। ठीक है, ये तो हमें करना है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे हो सकता हूँ, स्पेसिफिक कोडोन होगा और कोडोन कौन लेके आ गया? एमआरएनए। यानी कोडोन कौन लेके आ रहा है? और बेटा एमआरएनए ने कोडोन बनाया जरूर है, लेकिन वो कहां से लेके आया है? डीएनए से। ये समझे? और अमीनो एसिड की चेन को ही तो बोलते हैं प्रोटीन। अब आप लोग बताओ पूरा खेल कैसे चल रहा है? कि पहले डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनना है, क्योंकि एमआरएनए क्या लेके आएगा? कोडोन, और कोडोन आएंगे तो क्या आएगा? अमीनो एसिड आएगा, और जैसा अमीनो एसिड होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा। यही तो हमारे सेल के अंदर खेल चल रहा है पूरा। अब जो होता क्या है, डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। ये एमआरएनए बन गया। अब बेटा एमआरएनए क्यों बना बताओ? क्योंकि एमआरएनए इसके डीएनए के सीक्वेंस को कोड करके लाया है। अब ये ले आया कोड करके, अब ये कहां जाएगा? राइबोसोम के पास, यहां जाएगा। और यहां जाने के बाद एक होता है टीआरएनए। क्या होता है? टीआरएनए। वो बनाता है इससे एंटीकोडोन। और टीआरएनए का काम होता है अरे इसे क्या होगा? ये देखो समझा रहा हूँ। टीआरएनए है और टीआरएनए का काम होता है एमआरएनए से अब अमीनो एसिड को इसके पास लेके आना। तो टीआरएनए जाता है और ढूंढता है कि कौन सा उस कोडोन से अमीनो एसिड कोड हो रहा है, उसको लेके आता है और चेन में लगा देता है। एक बात आप लोग समझो बेटा, 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं और 20 टाइप के अमीनो एसिड हमारे पास नहीं है, सबके पास 20 टाइप के हैं। दूसरा, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो ऐसा सुनना हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन किसमें हो रहा है? अमीनो एसिड में। अब वो हमारी बॉडी में जाते हैं और वो अपने हिसाब से फिर चेन में लगते रहते हैं। ये तो वही हो गया ना, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आपके लिए 26 लेटर दे रहा हूं कैसे भी नाम करके, मतलब आपको दे रहा हूं कि ये W हो गया, T हो गया, ये X हो गया, Y हो गया। अब आप अपने अकॉर्डिंग लगाओ जैसे आपको जरूरत है। जैसे आपको बताए, जैसे आपको कार लिखना है तो आप क्या लिखोगे? CAR है तो 26 लेटर। अब आपको अलमारी लिखना है तो ए पहले लगा दोगे, एल बाद में ले आओगे। सही है? ऐसे ही आप क्या लिखना है? बुक लिखना है तो आप बी पहले लगाओगे, इस पे डबल ओके। तो इस सीक्वेंस में लगाने का काम कौन आप लोग कर रहे हो? और यहाँ कौन करता है? ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस। और डीएनए सब में सेम होता है, बस डिफरेंस किसका होता है? डीएनए सीक्वेंस का। जिसका जैसा डीएनए सीक्वेंस वैसे उसके कोडॉन, और जैसे उसके कोडॉन वैसे उसके अमीनो एसिड, और जैसे अमीनो एसिड वैसे उसका प्रोटीन। सोचो 20 टाइप के अमीनो एसिड से करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनी होती है, और ये खेल के चल रहा है, ये चल रहा है। अब मान लो आप लोग सोचो, एक बात सुनो आप लोग, अच्छा प्रोटीन खाना क्यों इतना जरूरी है आपको पता है? क्योंकि देखो ऐसा होता है हमारी बॉडी में हमारे से दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं इसेंशियल और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल वो अमीनो एसिड होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं हमारी सेल के पास, लेकिन इसेंशियल वो होते हैं जो हमें खाना से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं। जब आप प्रोटीन खाओगे तब मिलेंगे। अब आप लोग बताओ, अगर आपको डाइट से मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो, आप दाल नहीं खा रहे हो, तो वो अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे आपको। अब वो नहीं मिलेंगे उसका मतलब वो एंजाइम के आपकी बॉडी में बनेंगे नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी मेन्यू हो कहीं का भी खाने का, या जब हॉस्टल में आप लोग रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक टाइम आपको दाल खिलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है बिना दाल के काम आप कुछ भी ना खाओ, आप दाल खा लो बस, बात खत्म। क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसीलिए से आप नहीं हम तो मुर्गा खाएंगे, मुर्गा में प्रोटीन होती है। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि हम तो साग खाएंगे, तो साग खा लो अच्छी बात है, लेकिन दाल खाओ उससे ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है? और प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सोयाबीन हो गया, सब में प्रोटीन होता है ना। तो ये समझ गए ट्रांसलेशन क्या होगा? क्लियर हुआ? अब हम लोग बात एक ये लिखना काम लिख लो ऐसे करके लिखोगे। और राइबोसोम क्या करता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, एक जगह होता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन मेन काम किसका है? डीएनए का, एमआरएनए का, टीआरएनए का और अमीनो एसिड का। सही है? वो मिलके क्या बना है? प्रोटीन। अब समझ में आया प्रोटीन कैसे बनता है? हम लोगों को रटा दिया था कि राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको लगता है पता नहीं प्रोटीन कैसे बन रहा होगा बॉडी में, वो ऐसे बनता है।
अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है, वो हमें समझना है। कल मैंने आपको रेप्लिकेशन में वीडियो दिखाया था, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन में वीडियो दिखाएंगे, कैसे बना रहा हूं आपको, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राकेश तू क्यों नहीं आ रहा है? कल क्यों नहीं आया? तू हंसते से सब बातें कर लेता है, मतलब ये कल नहीं आया था बताओ। तुम आते कहाँ से बताओ पहले? सर मैं तो क्लास से आता हूँ। कहाँ से? बड़ा से। ये बड़ा से? तो बड़ा से आता है तो आने मिलता है, डॉक्टर ने बनना नहीं बनना है तो। अगर आप लोग छुट्टी करोगे तो फिर कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? बेटा आपको पता नहीं है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ध्यान रखना। जब तक आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं करोगे, जब आप यही रेगुलरिटी नहीं दिखा पा रहे तो कहाँ दिखाओगे? और मैं आपको बता दूं, आप लोग खाली मेहनत किया करो, यही तो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ध्यान रखा करो कि आपका काम क्या है, मेहनत करने का। बकाया आप लोग रिजल्ट टेंशन मत किया करो क्या रहेगा रिजल्ट, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, सब बात की बात है। पहली बात है कि हम कितना रेगुलर हैं, ये तो जरूरी होना चाहिए कि हम कितना अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। और मैं गारंटी कर रहा हूं बेटा, जिस बच्चे ने अगर सच्चाई से मेहनत की है, सही है, दिखावा नहीं किया है, वास्तव में पढ़ाई की है, तो वो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप डॉक्टर बनना वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ पहले। अच्छे व्यक्ति का मतलब होता है अच्छी जगह पहुंच जाओ। अगर आप डॉक्टर नहीं बनोगे लेकिन बिंदास टीचर बनोगे तब भी तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिंदास होना चाहिए। तो मेन चीज है कि आपको मेहनत करो, और मेहनत नहीं करोगे तो आपको यही नहीं कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाओगे। क्योंकि बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप लोगों से बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और आप लोग बस खाली कोचिंग के लिए रेगुलर नहीं रह पाते हो, तो फिर घर में कैसे पढ़ाई करते हो? मैं समझता नहीं बिल्कुल कि घर पे तुम रेगुलर पढ़ाई करते हो। और ये अभी आपका सोचो इनिशियल फेज है, अभी आपको पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो? और अगर आप लोग सोच रहे हो कि अरे चलो ठीक है, और बेटा ये तो मुझे ही पता है कि आप लोगों के फादर के पास ऐसा भी नहीं कोई फैक्ट्री कंपनी चल रही हो कि अगर नहीं लगी नौकरी तो कोई बात नहीं, कंपनी चला लेंगे। या पापा ने इतना बड़ा ट्रैक्टर 4-5 ट्रैक्टर ले लिए कि चलो बैठ चला लेंगे, खेती काम करने मिलेगा, ध्यान रखना। आपको पता नहीं है ट्राली भरनी होती है तो कैसे भरी जाती है, भूल जाओगे ट्राली भरते भरते यही कहोगे ऐसे चपड़ी देती है। हाँ, और सुबह कह दिया कि जाओ गन्ना, वो क्या कहते हैं, खल्ली करते क्या कहते हैं, हाँ गन्ना छील आओ, तो जाके देखना सुबह गन्ना पकड़ने मिलेगा, हम सुन जाएंगे। तो सोचो कितना कठिन काम है, और वो कर लोगे, लेकिन ये अभी पढ़ाई नहीं कर पाते। और मैं गारंटी कर रहा हूँ किसी के पेरेंट्स यहाँ पैसे नहीं होंगे, सबके पेरेंट्स में बताया मेहनत कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, या कोई काम जॉब कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। किसी के भी फादर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो पाएगी, चाहे कितनी भी वो अपने आप से काम कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो तो तुमसे ये नहीं कहेंगे कि चल तू मेरे साथ करना चाहिए। हो सकता है परचेज ज्यादा तो अलग बात है कि कोई चीज नहीं करने का, मुझसे तो कहते हैं पेरेंट्स को कह सकते हैं जब कोई बहुत इमरजेंसी होता है, और तब भी मुझे लगता है अगर आप सच्चे से कह दो तो वास्तव में पढ़ाई कर रहा हूँ तो कहेंगे नहीं। मेरे फादर भी किसान हैं, सबको पता है, मैंने बताया नहीं आपको कई बार, फार्मर ही है। मुझे लगता है कि मैंने आज तक इतना बड़ा हो गया, मैंने अभी तक गन्ना नहीं पकड़ा है हाथ में। और ऐसा नहीं कि मेरा गन्ने होता है, सब में गन्ने होता है, गन्ना कम करो, चावल नहीं कर रहा हूं। और बेटा क्यों नहीं कहा है? क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि ये पढ़ाई ही करता है खाली, बस दूसरा काम इसे नहीं आता है। अगर जाएगा ही तो हाथ काट लेगा अपना, तो फायदा क्या है? या उंगली कट जाएगी, क्योंकि जब छीला ही नहीं गई तो कैसे छीलोगी, ये भी तो होना चाहिए। तो मेन चीज आपको पता होना चाहिए, वो स्टार्टिंग से होता है पढ़ाई का। अब मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं 9th में था, 9th में था तो पापा आ गए तो मैंने कॉपी खोल ली, जैसे ही पापा गए तुरंत कॉपी बंद और मैं घूमने निकल गया। वो नहीं किया था मैंने स्टार्टिंग में, घर पे भी मैंने पढ़ाई ही की थी खाली बैठ के। तो आप लोग, और जब मेरे फादर नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे मेहनत इतनी करते थे, मुझसे कुछ नहीं कहा, तुम लोग फादर कैसे करेंगे? किसी के फादर नहीं कहेंगे। आप लोग अपने ऊपर से कुछ भी कहो यहाँ बैठ के, और किसी के फादर कहते हो मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझसे मिलवा देना, मैं उनसे समझा दूंगा कि बच्चा और मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, 1 साल उससे कुछ मत करवाओ।
वो गारंटी कर रहा हूँ, यही कहेंगे कि हम नहीं करवाएंगे इससे कुछ, क्योंकि हर किसी के ख्याल से आते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए, नौकरी ले। उन्हें क्या सपना है, तो उन्हें क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? बताओ। मुझे लगता है अगर आपकी नौकरी लग जाए, डॉक्टर बन जाओगे आप, आपका बहुत पैसा हो जाएगा, और आपके फादर गांव से बिलोंग करते हैं, उनसे कहना कि चलो पापा ऐसा करो, तुम्हारे लिए 30 लाख की कार दिलवा देना है, वो मना कर देंगे, चाहे कितना भी रुपया। वो कहेंगे अरे तो दिलवाना है तो 4-5 लाख की दिलवा दो, मन रहेगा तो ऐसे ठीक है। तो उनसे कहना कि चलो पीलीभीत में मकान बनवा देना है और यहाँ रहोगे, वो पता क्या कहेंगे, तुम ही रहो वहां पे, हम घर पे अच्छे हैं। तो उन्हें बताओ तुमसे क्या चाहिए, उन्हें खाली इतना चाहिए कि तुम्हारा नाम हो अच्छा, 4 लोग बैठे तो तुम्हारी तारीफ हो, इतना चाहते हैं उसको। और आपको पता होगा जिस दिन आपके फादर अगर गांव में बैठते होंगे कोई आपकी तारीफ कर रहा हो उनके सामने, तो वो घर आके बताते होंगे कि आज वो इसके बारे में ये बोल रहे। तो घर वालों को ये चाहिए होता है, और आप लोग इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या बात की बेटा हो, फिर तो मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ाई छोड़ो, वही काम करो खेती वेती का। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ कि इतना आपको ध्यान रखो हमेशा कि घर वाले इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका उन्हें रिजल्ट भी देना है, और रिजल्ट कब दोगे जब आप पढ़ाई करोगे। चलो तो अब हम लोग समझते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन, क्या समझते हैं? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपको ये तो पता है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये तो आपको पता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अब आप लोग ये समझो, एक नाम आता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या आता है? ये क्या होता है सुनो बेटा, इसके लगे अच्छा इसके लिए हो गया देखें अच्छा लाइन नहीं लिया है, अरे ये तो बढ़िया काम है। चलो ठीक है सब कुछ पता कुछ नहीं। अरे इसकी लिमिट है। चलो यहाँ देखो बच्चों, ये देखो ये मैंने क्या बना रहा हूँ, डीएनए का सेगमेंट बना रहा हूँ। पहले आप लोग समझ लो, ये है डीएनए की पोलैरिटी, ठीक है। इसमें एक रीजन होगा बेटा, एक रीजन होगा जिसे बोलेंगे प्रमोटर रीजन। क्या बोलेंगे बच्चों? ये वाला रीजन होगा प्रमोटर रीजन। एक होता है इस वाले रीजन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और ये होता है ये वाला रीजन टर्मिनेटर। पहले आप लोग सुनो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो पार्ट होता है डीएनए का, वो इतना सेगमेंट होता है जिसपे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर 3 रीजन प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बेटा आप लोग ये समझो, ये बात याद कर लो अभी कभी, ठीक है। जिस स्टैंड की पोलैरिटी 3 to 5 हो वो होता है हमेशा टेम्परेट स्टैंड। कौन सा होता है? ध्यान रखना, इसमें ऐसे नहीं हो सकते 5 to 3 वाला टेम्परेट हो जाएगा, नहीं होगा, 3 to 5 वाला ही टेम्परेट होगा ट्रांसक्रिप्शन में। हालांकि रेप्लिकेशन में दोनों ही टेम्परेट होते हैं, 5 to 3 वाला भी 3 to, क्योंकि दोनों स्टैंड ही कोड होते हैं ना, यहाँ तो ये होता है। और वो कौन सा होगा? 3 to 5। तो बेटा ये वाला स्टैंड कौन सा हो जाएगा बताओ? टेम्परेट स्टैंड। ये बात लिख लो चाहे नहीं ध्यान ना रहे तो। रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड टेम्परेट थे, 3 to 5, 5 to 3, क्योंकि दोनों ही कोड हो रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे थे, न्यू स्टैंड बन रहा था। लेकिन यहाँ पे खाली एक स्टैंड होता है, कौन सा वाला? 3 to 5। अच्छा
कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 5 to 3 क्यों नहीं होगा, 3 to 5 क्यों है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 वर्क करता है। अब 5 to 3 वर्क कैसे करेगा आपको बताओ, जब एमआरएनए बनेगा तो बनेगा 5 to, तो ये वाला स्टैंड कैसा होना चाहिए 3 to 5। इसीलिए टेम्पलेट को कितना होता है 3 to 5। और बेटा ये बताओ ये वाला कौन सा स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड। कौन सा होता है? अब आपको मैं आज बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मतलब आज क्या बताऊंगा इसमें कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि वो एक क्वेश्चन एक में दे देते हैं, एक या दो दे सकते हैं कि वो एक स्टैंड दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें लिख दिया एडेनिन थायमिन ग्वानिन इस सीक्वेंस दे दिया। बच्चे हमेशा इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, उन्हें पता है एडेनिन साथ थायमिन होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, वही आंसर उसने लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बात आपको समझो, यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये बेटा क्या है एमआरएनए है, क्या है ये एमआरएनए है। आज मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ, तो समझ लो, मैं उस किताब कल पढ़ लेंगे या टाइम बचा तो आज पढ़ लेंगे, लेकिन पहले समझ लो आपको ये एमआरएनए है। बेटा यहाँ पे देखो ये प्रमोटर से कोई ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर पे क्या होता है खत्म। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ जो मेन एंजाइम होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होगा? मेन एंजाइम जो होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। वहां पे कौन सा था और यहाँ पे कौन सा है आरएनए पॉलीमरेज। समझ गए आप लोग बात? अब दूसरा बेटा ये हमने एमआरएनए बना दिया। आप लोग मुझे पहले ये बताओ खाली बस ना कि अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ मान लिया ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन, ये है, ठीक है। अब आप लोग बताओ इस स्टैंड की क्वालिटी क्या होगी, ये तो हमको बताइए, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो इस यहाँ क्या होगा, जी की जगह बताओ, सब बच्चे बोलो तभी, सी की जगह टी की जगह ए की जगह जी की जगह और सी की जगह और टी की जगह ए की जगह टी और जी की जगह सी, जी की जगह सी की जगह जी, टी की जगह ए और ए की जगह। ये दोनों डीएनए हो गए, डीएनए के स्टैंड दोनों हो गए। अब अगर रेप्लिकेशन होता तो न्यू स्टैंड यहाँ बन जाता और यहाँ बन जाता, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गया रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है सुनो बेटा, डीएनए का जो कोडिंग स्टैंड वो टेम्पलेट स्टैंड है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा क्या बनेगा एमआरएनए। बस ध्यान रखना यहाँ थायमिन का क्या होगा यूरेसिल, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ आरएनए में क्या होता है बेटा, थायमिन की जगह क्या होता है, थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। सही है, यहाँ को ध्यान रखना है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होगी तो आप क्या बताओगे, बताओ देखो। ग्वानिन तो यहाँ क्या होगा साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है तो थायमिन है तो एडेनिन, यहाँ है तो उल्टा तो एडेनिन आएगा, तो सही तो है। अब वहां अगर एडेनिन होगा तो यहाँ यूरेसिल आएगा। अब देखो यहाँ एडेनिन तो यहाँ, अब बैठ जाओ यूरेसिल, समझ गए कहाँ था है? इसके बाद यहाँ अगर जी है तो यहाँ सी है तो जी। अब यहाँ देखो यहाँ थायमिन है तो यहाँ एडेनिन। अरे आरएनए में खाली थायमिन आ रहा है तो इसे लगा दो आरएनए में खाली। अब थायमिन यहाँ कब आ गया, यहाँ एडेनिन होगा। तो देखो अब यहाँ बताओ टी की जगह ए की जगह क्या होगा, थायमिन नहीं होगा, अब यहाँ यूरेसिल होगा। समझ गए? इसके बाद जी की जगह सी और सी की जगह, बस बन गया हमारा। अब देखो यही तो लेके आ रहा है वो साइटोप्लाज्म में। अब दूसरा सुनो बेटा, आप लोग बताओ यहाँ देखो, ये बात ठीक है टेम्पलेट स्टैंड के एमआरएनए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर तुमसे वो कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस दे दे तो क्या बताओ इसका सेम नहीं है क्या, ये वाला ये सेम ही तो है, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री है इसी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सेम नहीं होगा, सेम होगा, खाली थायमिन जगह यूरेसिल होगा। अब क्वेश्चन वो इतने टाइप के बनाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हो और सोचते हो गया क्लियर। बेटा अगर मान लिया उसने कोडिंग स्टैंड दे दिया सीक्वेंस और पूछे बताओ एमआरएनए का बताओ, तो क्या करोगे, सेम लिखोगे, खाली थायमिन जगह यूरेसिल। अगर वो एमआरएनए का दे दे और किसका पूछे कोडिंग स्टैंड का, सेम लिखोगे, खाली थायमिन जगह यूरेसिल। अगर वो टेम्पलेट का दे दे और एमआरएनए का पूछेगा तो क्या लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री और थायमिन की जगह यूरेसिल। अगर वो इसका दे दे और उसका पूछे तो भी क्या लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री। यहां तक क्लियर हुआ?
और ये तीन तीन मिला के क्या बनते हैं बेटा, कोडॉन। क्या होते हैं, जो मैं बार बार बात कर रहा था, कोडॉन से अब क्या होंगे, कोड हमारे ऐसे। अब बताओ, अब समझ में आया? अब जैसा सीक्वेंस इसका वैसे उसके अंदर प्रोटीन, क्योंकि जैसा प्रोटीन होगा वैसे क्या बनेंगे, कोडॉन बनेंगे। अब दूसरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे देखो मैं आपको साफ साफ लिखवा दे रहा हूँ कौन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कौन किसके सेम होगा। जैसे यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ इसे, यहाँ देखो बेटा, क्योंकि अब देखो एक बताओ सुनो, जब ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा तो इससे बनता है टीआरएनए। क्या बनता है? और टीआरएनए एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो बनाता है एंटीकोडॉन। क्या बनाता है? एंटीकोडॉन। तो ध्यान रखना है, देखो टेम्परेट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्परेट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, और एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए होता है एंटीकोडॉन। और ध्यान रखना हमेशा जो अमीनो एसिड कोड होता है वो हमेशा किससे होता है, कोडॉन से, यानी कि एमआरएनए के सीक्वेंस से। ठीक है, अब आप लोग मत लिखो, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग ये बात समझ लो। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर देखो बेटा, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, पहले लिखूं टेम्परेट स्टैंड, तो बेटा आप लोग बताओ टेम्परेट स्टैंड के सेम क्या क्या होगा। पहले सेम लिखो, टेम्परेट स्टैंड के सेम जो होगा वो होगा टीआरएनए का सीक्वेंस। ये पसंद में आया आपको, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सेम। समझ गए? दूसरा बेटा, अगर कोडिंग स्टैंड की बात करेगा तो कोडिंग स्टैंड के सेम जो होता है वो होता है एमआरएनए। ये ध्यान रखना, थायमिन के लिए यूज करेंगे। तो कोडिंग का सेम कौन होगा, एमआरएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, टेम्परेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टेम्परेट स्टैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो पता है क्या होता है, एक तो होता है बेटा एमआरएनए और दूसरा क्या होता है, कोडिंग स्टैंड। समझ गए बात? समझ गए? एक जगह नहीं बची यार, अरे इसे हटाओ वरना तुम लिखोगे ना तो दिक्कत होगी। रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सेम सेम लिख लें, सेम सेम। तो आप लोग ऐसा करो, पहले लिखो टेम्परेट स्टैंड के सेम, क्या किसका कौन सा स्टैंड होगा, टीआरएनए। कौन सा होगा, खाली क्या करना है, एडिन की जगह, बहुत सॉरी थायमिन की जगह यूरेसिल। दूसरा आप लोग बताओ कोडिंग स्टैंड के सेम कौन होता है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, जो सेम होगा वो क्या होगा, एमआरएनए। कतई चाहे रट लो चाहे आप लोग बात समझ सकते हो आराम से कि कौन किसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन किसके सेम सीक्वेंस होगा। दूसरा आप लोग बताओ बेटा टेम्परेट स्टैंड जो होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होना समझ रहे हो, उल्टा, तो वो होगा टेम्परेट स्टैंड के एमआरएनए और साथ में कौन सा होगा, कोडिंग स्टैंड। ठीक है, और दूसरा अगर वो कहे कि बताओ कोडिंग स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, तो वो कौन होगा बेटा, कोडिंग स्टैंड की बात कर रहा है ना इस वाले की, तो टीआरएनए होगा और साथ में कौन होगा, टेम्परेट स्टैंड। तो हर केस में आप लोग ये नहीं करना है कि आप लोग हर केस में यही देखना है एडेनिन का थायमिन गुआनिन का साइटोसिन, वो देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। कभी कभी हमें सेम भी बताना पड़ सकता है, खाली थायमिन की जगह यूरेसिल बस, या यूरेसिल लिखा है तो क्या थायमिन। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन दे दें, आप लोगों को गलत दें, वहां से क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप लोगों ने कोई चीज समझ लिया है तो। फिर देखो टेम्परेट स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, एमआरएनए, और साथ में कौन होता है, कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड को तभी तो कोडिंग बोल रहे हैं कदो, क्योंकि एमआरएनए के सेम होता है, कोड तो वही हो रहा है। और दूसरा एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, टीआरएनए। तो टीआरएनए किसका सेम हो जाएगा, टेम्परेट स्टैंड के। बस
तो आप लोग पहले तो जो मैंने इतनी बातें लिखी वो लिख लो सब बैठ के, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। अरे छोटा करवा है ना, चल सही दिख गया ये मेरे को आगे बढ़िए ना पूरा है थोड़ा बताओ, ऐसा करो। हाँ सही है, इतना इतना वो रहने दो, क्या दिक्कत है, ये बता दे रहा हूँ चैप्टर खत्म मेरे बहुत है इसमें। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए से एमआरएनए का बनना। चलो अब लिख लो सब कुछ, जो भी आपको लिखना है पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, अभी के लिए पढ़ेंगे थोड़ा सा।
लिख रहे हैं आप लोग? देखो लिख लिया? यस सर। लिखो लिखो। इधर करते हैं, इतना ही है बस, नहीं है कुछ नहीं है, बस इतना ही देखो, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हाँ तो गार्ड होता है, गार्ड होता है। बेटा ये बताओ, यहाँ का क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या ध्यान रखना है? टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, कोडिंग स्टैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी कितनी होती है, यहाँ मेन एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा स्टैंड किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेम्पलेट कौन होता है? एमआरएनए। बेटा यही एमआरएनए तो सीक्वेंस लेके आता है, बस यही तो कहानी चल रही है मेन। अब ये कहाँ जाएगा बताओ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा? और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद होता क्या है, बस राइबोसोम के पास जाएगा, वहां टीआरएनए आएगा, इसका एंटीकोडन बनाएगा और मैंने सब कुछ लगा देगा लाके। ओके ट्रांसलेशन। अभी कोडोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनसे कौन कौन से कोडोन बन सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले बताओ, चलो लिख दिया हम लोगों ने, ये समझ भी गए हम लोग। अब एक बात मेरी और सुनो बेटा, यहां पे देखो, जो ये एमआरएनए बनता है ये 3 स्टेप में बनता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? मैंने क्या बोला बेटा? यहाँ देखो, अगर हम देखें तो ये जो होता है इसमें 3 स्टेप होती हैं। पहला होता है यानी कंप्लीट प्रोसेस जो एमआरएनए बनने की होती है ट्रांसक्रिप्शन में, वो कितने स्टेप में होती है? 3। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा कौन सा क्या होता है? इलोंगेशन, और तीसरा कौन सा होता है बेटा? टर्मिनेशन। देखो होता क्या है, इनिशिएशन का मतलब क्या है बताओ आप लोग? जहां से कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, एमआरएनए बनने का स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं। यहां पे एक बात और ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज का जो एक फैक्टर होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं? ये सिग्मा है ना, ये सिग्मा फैक्टर जब लगता है तो स्टार्ट हो जाता है। सिग्मा वाला ध्यान रखना, स्टार्ट होना, ठीक है? सब और सिग्मा, सब और स्टार्ट होना। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? ये आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा और आरएनए प्राइमर लगते रहेंगे और आरएनए बनता रहेगा, तो यानी कि इलोंगेशन का मतलब होता है चेन का लेंथ बढ़ना, यानी कि इंक्रीज लेंथ इसकी एमआरएनए। और बेटा टर्मिनेशन का मतलब होता है जहां स्टॉप हो जाए प्रोसेस। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है। किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। तो आरएनए पॉलीमरेज का जब रो फैक्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो प्रोसेस क्या रहती है? स्टॉप, और बन जाता है हमारा क्या? एमआरएनए। अब आपको पूरी कहानी सुने,
थोड़ी कहानी और सुनो। जब ये mRNA बना है तो देखो आपको पता है 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये फंक्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, HNRNA। अभी हम इसको mRNA नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, HNRNA। और ये होता है नॉन फंक्शनल। क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन। तो यहाँ पे करना क्या होता है, इंट्रॉन को हटाना होता है और एक्सॉन को जोड़ना होता है, तब ये बनता है फंक्शनल mRNA। मैंने क्या बोला, फिर सुनो। जैसे आपने देखा है दाल बनती है, एक तो ऐसे बना लो कि आपने दाल बनाई तुरंत खा ली, एक ऐसे बनाओ कि दाल बनाने के बाद क्या करो, प्याज व्याज काट के छौंका लगा दो। तो छौंका लगाने का काम होता है यूकैरियोटिक में। तो यहाँ 3 प्रोसेस होती है, सुनो एक्स्ट्रा प्रोसेस। अब यहाँ पे कहानी सुनो पहले बेटा, ये ना आपको टाइम दूंगा अभी, रुक जाओ। यहाँ देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये पूरा मैं कहानी आपको यही समझा दे रहा हूँ, किताब में आप पढ़ने के लिए जाएगा खाली, बस इसी समझ लो इससे, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, मैंने क्या किया, ये देखो डीएनए है, डीएनए से क्या बना, पहले बना HNRNA, ठीक है। ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल, और इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। बेटा बोलो मत आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। HNRNA बनता है, और जब HNRNA में ये नॉन फंक्शनल होता है, जब इस HNRNA में 3 प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सा, पहला होता है बेटा तुम्हारा कैपिंग, क्या होती है, दूसरा होता है स्प्लाइसिंग, और तीसरा होता है टेलिंग। जब ये तीनों प्रोसेस हो जाती हैं, इसके बाद ये बनता है mRNA। और बेटा ये कैसा होता है, फंक्शनल। समझे आप लोग। तो मैंने क्या बताया, देखो पहले जो बना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से, वो क्या बोलते हैं उसको, HNRNA, जो होता है नॉन फंक्शनल। जब इसमें 3 एक्स्ट्रा प्रोसेस आती हैं, इनिशिएशन, स्प्लाइसिंग और वो क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग, तो उसके बाद ये बनता है फंक्शनल mRNA। अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा और प्रोटीन बनाएगा। ध्यान रखना HNRNA कैसा होता है। अब समझ में होता क्या है, कैपिंग जो होती है वो mRNA होता है, जो उसके अगले वाले से होती है, किससे होती है ध्यान रखना खाली, 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये होती है 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। बेटा इसके बाद देखो स्प्लाइसिंग का मतलब पता क्या होता है, इंट्रॉन, देखो 2 पार्ट होते हैं mRNA में, एक थोड़ा इंट्रॉन थोड़ा एक्सॉन, थोड़ा इंट्रॉन थोड़ा एक्सॉन। तो इंट्रॉन को हटा दो और एक्सॉन को जोड़ दो, उसको बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ देखो इंट्रॉन को हटाना, तुम्हारा तबियत ठीक कैसी है, बुखार लग रहा है, चल ठीक है, दवाई लेना, और एक्सॉन को जोड़ना, सही है। तो ये होता है स्प्लाइसिंग। जब एक्सॉन जुड़ जाता है तो बन जाता है फंक्शनल। और बेटा टेलिंग को बोलते हैं पॉलीएडिनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर हो गया ट्रांसक्रिप्शन, बस बन गया हमारा ने। अब ये जाएगा साइटो, ये पूरी कहानी है बस, सही है। तो आप लोग ये भी लिख लो सीक्वेंस है, फिर उसके बाद में एक बार समझा दूंगा, बस हो गया प्रोसेस पूरा ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए क्या होता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके बाद ट्रांसलेशन।
कहाँ? थोड़ा तेज बोलो। हाँ बताओ। RNA कहाँ? इनिशिएशन के अगले यहाँ ये RNA लिखा है, RNA पॉलीमरेज। आप लोग बोलता हूँ तो आप सुनते नहीं, क्या बोल रहा हूँ? गधो इतना तो अनुमान लगा लिया करो। सर अनुमान लगा अभी लिख लिया। आपको फोर्स करना हो कि तुमको एक मैं तेज लिखता हूँ, थोड़ा सा पेन से थोड़ा तेज चलता है, राइटिंग थोड़ा सा साफ लिखा है, देखो इंग्लिश की ऊपर है। हाँ आई थोड़ा मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा है वो तो मुझे पता है, लेकिन जो है वो है, क्या कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप लोग इतना समझ सकते हो अपने आप से क्या सर ने लिखा हुआ है। राइटिंग थोड़ा देखनी है, समझ में। और आप लोगों को राइटिंग में मतलब ही नहीं, पहली बात तो आपको तो नीट का पेपर आएगा, और ये मेरा जब हाल हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने नीट तैयारी की थी, तो वहां मुझे लिखना पड़ता था लिखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहा करो, वरना भूल जाओगे सब लिखना। लेकिन फिर भी मेरा राइटिंग ठीक है। यहाँ पे एक जो है ना कौन सा डीएनए से चैनल आना मैं पोसेगा वो टर्मिनेशन और टेलिंग TAILING टेलिंग के लिए लिखा है पॉलीएडिनाइजेशन। पॉलीएडिनाइजेशन जहां पे बहुत सारे एडिन लग जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएडिनिन, ठीक है, पॉलीएडिनाइजेशन। इसकी टेलिंग तो देखा होता है, बहुत सारे एडिन लगते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएडिनाइजेशन। पॉली में होता है एक से ज्यादा, ठीक है ना।
क्लियर? चलो तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी निकालो आपको, ये तो समझ में आ गया पूरा। अब देखो हम लोगों को पढ़ना है, ये तो हम समझ गए पूरा। अब हम लोग पढ़ना है एनसीईआरटी एक करके, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और सेम टू सेम जो मैंने पूरा पढ़ा दिया वो सब किसका था, एनसीईआरटी का। ये बस खाली लेने हम लोग डिकोड कर ले रहे हैं क्या क्या वो कह रहा है, ठीक है। जो है देखो हटा दो इसे, कल कहां से निकाला था, जोड़ो जोड़ो। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ लिया था, ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या है तो मैंने देखो पहले बेटा आप लोगों को ये वाला डायग्राम दिखाया था, ये वाला जो हम समझ रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये इनिशिएशन, इलॉग्रेशन, टर्मिनेशन हो गया, जहां 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, और उसके बाद बन गया मैसेंजर आरएनए। अब ये प्रोटीन आने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग समझते हैं करके, और मैं आपको समझाता रहूंगा। तो पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या कह रहे हैं। देखो बेटा पढ़े, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ तो ये समझ में आएगा आपको। कह रहा था प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है इनका सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। कह रहा है बेटा फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांस, यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड कॉपी करने का कहलाता है रेप्लिकेशन। कह रहा है हियर इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल स्ट्रैंड ऑफ थाइमिन। तो कह रहा है एमआरएनए, आरएनए में क्या होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, बस खाली थाइमिन जगह क्या होता है, यूरेसिल। ये आपको ध्यान रखना है किस केस में, आरएनए केस में। चाहे वो टीआरएनए हो चाहे वो एमआरएनए हो, हमेशा थाइमिन जगह क्या होता है, यूरेसिल। अगले कह रहे हैं however unlike in the process of replication which one side in the total DNA of an organ get duplicate in transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA। देखो क्या कह रहे हैं, जब रेप्लिकेशन होता है तो पूरा डीएनए कॉपी होता है, पूरा डीएनए मतलब पूरी लेंथ का डीएनए जितना होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में खाली उतना ही सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होगा जितनी जरूरत है हमें। भाई हमारी बॉडी में तो 50% जीन ऐसे हैं जो ट्रांसक्रिप्ट तक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे रीजन है जो ऐसे नॉन कोडिंग रीजन है, तो वो क्या ट्रांसक्रिप्ट होंगे, नहीं। तो ट्रांसक्रिप्ट खाली वो रीजन होता है जिसका हमें प्रोटीन बनाना होता है पूरा, और वो भी डीएनए का एक स्ट्रैंड। समझ गए। अगले कह रहा है बेटा द नेसेसिटी डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्रिप्ट। आप एक बात समझो मेरी, जैसे मान लो आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या बन रहा है, पेप्सिन, और पेप्सिन बन रहा है इसका मतलब तो क्या हो रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, तभी तो एंजाइम बन रहा है वो। अब आप लोग 10 दिन प्रोटीन नहीं खाई तो क्या पेप्सिन बनेगा, नहीं, वो नहीं बनेगा, रुक जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। और जब नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं। मैं आपको पढ़ाऊंगा लैब ओपरॉन में, ये चीज समझाऊंगा कि जीन रेगुलेशन हमारे कैसे होते हैं, कैसे कोई भाई बहुत सारे बॉडी में चेंजेस। आप लोग बताओ क्या हमारी बॉडी में हर चीज हर टाइम बनती है, नहीं, अलग अलग स्टेज में आके अलग चीजें बनती हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज में अलग टाइप के चेंजमेंट आते हैं, प्यूबर्टी जब आती है तो अलग टाइप के चेंजमेंट आते हैं, स्टार्टिंग के अलग होते हैं, लास्ट के अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे के चेंजमेंट होते हैं, कभी कोई प्रोटीन बनती है कभी कोई नहीं बनती है, कुछ फेजेज में कुछ प्रोटीन बनती है, कुछ फेज में कुछ प्रोटीन नहीं बनती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जीन क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, और जब जीन रेगुलेट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कब क्या होना है वो हमारे जीन डिसाइड करेंगे। अगले देखो कह रहे बाय बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी। अब बेटा आप लोग बताओ अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाएंगे तो वो डीएनए में जाएगा, मतलब बनेगा होगा तो आरएनए से यूरेसिल होगा, लेकिन दोनों स्ट्रैंड फिर से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और बन जाएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए। और आपको पता होगा एक टेक्निक हम लोग बायोटेक्निक में पढ़ते हैं, आरएनए आई, ध्यान है आपको, जहां हम लोग मतलब हम करते हैं साइलेंसिंग आरएनए की, ध्यान है, वो निमेटोड से बचाते हैं। अरे बायोटेक्नोलॉजी हाई टेक्निक, जहां हम लोग अपने आप से पेस्ट से बचाते हैं निमेटोड से।
तो वहां क्या करते हैं, आरएनए साइलेंसिंग करते हैं। तो आरएनए साइलेंसिंग कैसे करते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए हम डालते हैं उसमें, और कॉम्प्लीमेंट्री जब आरएनए डाल दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए, और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। तो दोनों स्ट्रैंड इसीलिए कॉपी नहीं होती, हमें तो खाली एक की जरूरत है बस। तो लिखा भी होगा, देखो कह रहे फर्स्ट हम क्यों नहीं करते हैं, तो देखो कह रहे इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, और कह रहा है एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। और कह रहा है हेंस वन साइड, देखो क्या कह रहा है, सुनो ये, मान लो एक स्ट्रैंड हमने कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया और हमने दूसरा स्ट्रैंड भी कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, तो क्या आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन नहीं बनने लगेंगे, दो टाइप की जो हमें नहीं चाहिए, जो सीक्वेंस से हो जाएगा वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, एक इस पर एक का अलग हो जाएगा, एक का अलग हो जाएगा, तो कोडॉन भी चेंज हो जाएंगे, कोडॉन चेंज हो जाएंगे तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज। और दूसरा ये कहना चाह रहा है कि अगर हम दोनों स्टैंड बना देंगे तो दोनों आरएनए दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो दोनों आरएनए आपस में क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज, यानी कि बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो क्या करता है, ट्रांसलेट नहीं करता है। तो देखो कह रहा है बेटा हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि एक डीएनए से दो टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं। अगले कह रहा है सेकंड द टू आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फिटर वन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस टाइम पे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा तो फिर क्या फायदा निकलेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, एक स्टैंड ही कॉपी होता है। अब हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे, किसका आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मैंने क्या बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है बताओ, जहां पे डीएनए का वो सेगमेंट जहां पे क्या क्या हो, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर, और ये तीन चीजें हैं तो उस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक करके देखो यहाँ पे बेटा दिया है टेम्पलेट का कोडिंग स्टैंड का एक कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, और यहाँ देखो ये क्या क्या बताया गया है, सुन लो। इसमें देखो एक तो है तुम्हारा ये डीएनए का सेगमेंट है, क्या है, और ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। तो ये वाला रीजन कौन सा है, प्रोमोटर रीजन, और जहां लिखा है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। स्ट्रक्चर जीन क्या करता है, कोड करता है मतलब सेगमेंट को, और टर्मिनेटर पे क्या हो जाता है, स्टॉप, यानी कि प्रोसेस हो जाता है। दूसरा आप लोग बताओ ये वाला स्टैंड कैसा है, टेम्पलेट, और टेम्पलेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा स्टैंड होगा, ये वाला। और अगर एमआरएनए इसके टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो ये कोड तो यही कर रहा है, इसीलिए इसको बोलना है कोडिंग स्ट्रैंड। समझ गए आप लोग। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है डीएनए का उतना पार्ट जितना जिसमें प्रोमोटर हो, स्ट्रक्चर जीन हो और टर्मिनेटर हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखो कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड प्राइमरीली बाय थ्री रीजन, पहला प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और तीसरा टर्मिनेटर। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब जो मैंने बताया था आपको, बताओ टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3 to 5, कोडिंग कितनी होनी चाहिए, 5 to 3। ये हम लोगों को याद करना है, ठीक है। ये क्योंकि हमेशा आरएनए पॉलीमर कैसे वर्क करेगा, 5 to 3। तो देखो क्या है, देयर इज अ कन्वेंस इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चर जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction। और मैंने कहा था कौन सा डायरेक्शन करता है, 5 to 3। तो टेम्पलेट कितना होना चाहिए, 3 to 5। तो कह रहा है द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज अ टेम्पलेट, साफ साफ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एंड इज आल्सो रिफर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब क्या होता है, टेम्पलेट को थोड़ा थोड़ा है, जैसे मान लो ये पेन है, अगर इसको देख के मैं दूसरा पेन बना रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है फर्मा, जैसे मिस्त्री लोग बनाते हैं, बीम वगैरह डालते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं तो फर्मा डालते हैं, तो उसको टेम्पलेट बोल दो। जैसा मसाला रख दोगे वैसा उस पर डिजाइन बन जाएगा, जैसा फर्मा होगा। तो ऐसे यहाँ पे एक स्टैंड जैसा होगा वैसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड बन जाएगा। तो ये टेम्पलेट स्टैंड का मतलब ये कैसे काम कर रहा है, एक फर्मा की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देखो कह रहे हैं
and is also referred to as template strand. The other strand which has the polarity 5 to 3 and the sequence same as RNA except क्या होगा थायमीन. ठीक है, तो कोडिंग स्टैंड और आरएनए का स्टैंड क्या होता है, बिल्कुल सेम, खाली डिफरेंस इसका होता है थायमीन का. कह रहे is displaced during transcription. Strangely this strand which does not code for anything is referred to as coding strand. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड. All the reference point by defining a अभी आपको बहुत सरल लग रहा होगा, इस बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कह रहे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्टैंड टू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस. अब इन्हें एक सीक्वेंस दे दिया ऐसे, तो बताओ आप लोग टेम्पलेट का उल्टा क्या होगा, कोडिंग. और जो कोडिंग का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस किसका होगा, आरएनए का. खाली थायमीन जगह में क्या लगा दोगे, गिर से लगा दोगे, बस. सही है, तो ये हो गया. अब देखो भैया, कह रहे द promoter and terminator flank the structure gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5 and upstream of the structure gene. अगले कह रहे हैं it is DNA sequence. बेटा एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा कि बताओ आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोमोटर रीजन कहाँ पे होता है, तो आप लोग ध्यान रखना उसको बोलते हैं जहाँ एडेनिन थायमीन रिच यानी कि ज्यादा होते हैं. जहाँ कहाँ पे, जहाँ 80 रिच होता है, तो आप लिख लो काम में प्रोमोटर रीजन हमेशा वहाँ होता है ना 80 रिच होते हैं, 80 रिच. ये इसको बोल सकते हैं, मैं तो ध्यान रखता था पहले टाटा बॉक्स. टाटा का मतलब जहां थायमीन एडेनिन क्या है, ज्यादा है, उसे बोल रहे हैं टाटा बॉक्स, और उसी को बोलते हैं प्रोमोटर रीजन. ठीक है बेटा, अगले देखो. अब देखते हैं हम लोग कहां तक पढ़ लिया. हाँ, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. मैंने कहा था प्रोमोटर रीजन कौन सा होता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बाइंड होता है, और उसका कौन सा वेक्टर एक्टिवेट होता है, सिग्मा. सिग्मा फॉर स्टार्ट होना, ध्यान रखना. और कह रहे हैं इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट हैज आल्सो डिफाइंड the template and coding stand by switching its position with terminator. The definition of coding and template stand could be reversed. कैसा होता है, उल्टा, एक जगह स्टार्ट होता है दूसरी जगह क्या होता है, स्टॉप होता है प्रोसेस. और कह रहे there are additional regulatory sequence that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the property of these sequence shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression. और इसको हम लोग और फिर से पढ़ेंगे एक बार जब पढ़ाऊंगा मैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अब बेटा ये क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. जीन क्या होते हैं वो समझ लेते हैं. देखो आप लोग ध्यान रखना, एक डीएनए का सेगमेंट होता है, मैंने कहा था वो वाला सीक्वेंस जो कोई एक एंजाइम बना रहा हो या कोई एक फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या मैं बोल सकता हूँ जीन. आपको होता है दो टाइप के जीन पढ़ेंगे, जीन बोलते हैं सिस्ट्रॉन. क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन. एक आप लोग पढ़ोगे मोनोसिस्टोनिक और एक पढ़ोगे पॉलीसिस्टोनिक. आपको पता है मोनोसिस्टोनिक किसमें होता है, पॉलीसिस्टोनिक किसमें होता है, बताओ. प्रोकैरियोट्स में होता है, पक्का पता है, देख के बताया. लिखा है ना, लिखा सामने लिखा है ना आपके सामने. अच्छा ये देखा, देख के नहीं देखो जरूरत है ना, तो देख के पता उसे क्या देख कर रहा है बेटा. पॉलीसिस्टोनिक किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में. आप लोग ऐसे ध्यान मत रखना, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ. पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है जब एक जीन बहुत सारे फंक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक. और पॉलीसिस्टोनिक आप लोग बताओ, बैक्टीरिया छोटा सा तो है, तो उसके पास इतना एडवांस डीएनए है नहीं, तो इसका मतलब वहां एक जीन क्या करेगा, एक से ज्यादा फंक्शन करेगा. हम लोगों में क्या होता है, सिंगल जीन सिंगल फंक्शन. तो यानी कि कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक. मोनो का मतलब होता है सिंगल, समझ गए, जो किसमें होता है, हम लोगों में. क्लियर. हाँ ऐसे ध्यान रखना, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक, P फॉर प्रोकैरियोट्स है ना. सही है, ध्यान रखोगे, ध्यान देगा. ठीक. अब देखो तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़े क्या, कल पढ़ा देना सर, पढ़ा दीजिए.
इतना ही तो खाली पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो कह रहे आज जीन, मैंने आपको बताया जीन का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट, जो क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि एक टाइप का आरएनए बनाता है, उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। देखो कह रहे आज जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, तो क्या होता है, जीन। कह रहे ए दो देयर इज नो ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in term of DNA sequence। अब एक बताओ कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि बताओ इतना सीक्वेंस ये वाला जीन का है, तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? ये कोई डीएनए इतना आसान तो है नहीं पढ़ना। तो हमने एक मान लिया है, जैसे मैं आपको बताऊं एवरेज जो जीन्स होता है उसमें पता है कितने बेस होते हैं, 3000 बेसिस। कितना होते हैं? 3000 बेसिस का एवरेज एक जीन होता है, मतलब 3000 नाइट्रोजन बेस आएंगे तो उसको एक जीन मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहे बेटा द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन, however by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide। तो सिस्टोन हम किसे बोलते हैं, वो सेगमेंट जो क्या करता है, एमआरएनए बनाता है, यानी कि कोड करता है। कह रहे बेटा द स्ट्रक्चर जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड टू मोनोस्टोनिक, जो मोस्टली किसमें होते हैं, यूकैरियोट्स में, और पॉलीस्टोनिक मतलब किसमें होते हैं, इन यूकैरियोट्स द मोनोस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्रेट कोड सीक्वेंस। बेटा बोल रहे हो, और कह रहा है जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। ध्यान रखना बेटा, जो तुम्हारा एचएनआरएनए होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है वो तो होता है यूजफुल, और इंट्रॉन कैसा होता है, अनयूजफुल। आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को छोड़ना है, बताओ आपको कैसे ध्यान रखना? मैं जैसे बताऊं इंट्रॉन मतलब इन आ रहा है, इन का मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब वो काम नहीं कर रहा है, उसको हटा दो और एक्सॉन को जोड़ दो, समझ गए? इंट्रॉन मतलब इनएक्टिव, और इनएक्टिव है तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो उसको हटा दो और एक्सॉन को जोड़ दो। तो कह रहा है बेटा एक्सॉन आर सेड टू बी दीस सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस आरएनए, द एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस आरएनए। कह रहा है देखो जब मैच्योर प्रोसेस हो जाती है तो उसमें इंट्रॉन पार्ट नहीं दिखता है, क्या दिखता है, खाली एक्सॉन। और कह रहा है बेटा द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द definition of a gene in term of DNA segment, inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence। ये मैं बताऊंगा आपको gene regulation में। Hence sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes even though these sequence do not code for any RNA or protein। तो हम लोग कल इसका जो बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे, और बेटा ये इसका मतलब कल चैप्टर क्या हो जाएगा, कल नहीं सॉरी अगले एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, और आपको मेल कर रहा हूँ।